बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 शुरू करने लगे हैं। टाइटल है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो आपको हमने लाइफ की डेफिनेशन में बात की थी कि मेटाबॉलिज्म के लिए मुसलसल आपको एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है और वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर आपको गैसेस का एक्सचेंज करना पड़ता है उस दौरान में, यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अमूमन प्रोड्यूस हो रही होती है और हमारे अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो गैस एक्सचेंज भी फिर उस वजह से एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। गैसेस को जिस्म से बाहर निकालना या जिस्म में दाखिल करना इम्पॉर्टेंट है। अब गैस एक्सचेंज के दो लेवल होते हैं। एक कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे कैसे गैस एक्सचेंज हो रहा है, कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हमारी बॉडीज के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, और फिर सेल के ऊपर सेल में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। दोनों चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे गैस एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन हवा की आमदोरफ्त को कहते हैं, ब्रीदिंग सांस लेना। और सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको गैस एक्सचेंज चाहिए होता है। सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऑक्सीजन ने सेल के अंदर आना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना है। तो अब एनवायरनमेंट के साथ आप अपनी गैसेस को अमूमन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वहीं पे गैस एक्सचेंज भी हो रहा है। अमूमन बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में पानी है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी पहले पानी में, ब्लड में, फिर वहां से हमारे सेल्स में जाएगी। इसी तरह सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर बाहर रिलीज होगी। तो एनवायरनमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, मछलियां वगैरह हैं या बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं तो वो पानी के अंदर रह रहे हैं। हम लोग पानी से बाहर हवा में रह रहे हैं। तो अमूमन गैसेस के एक्सचेंज के लिए एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। गैसेस का एक्सचेंज अब होता क्या है कि जो चीज़ इंतहाई अहम है उसकी अमूमन कीमत नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने मतलब बेसिक जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं उनकी कीमत हुकूमत लो रखती है, ज़्यादा नहीं रखती। अगर ज़्यादा होगी तो फिर मसला बनेगा, लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह जो चीज़ मतलब अब ऑक्सीजन आपके लिए इंतहाई अहम है तो इसलिए उसके ऊपर एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगा देंगे तो हर सेल को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो सारी एनर्जी तो ऑक्सीजन हासिल करने पे खर्च कर देगा। तो इसलिए वहाँ पर सिस्टम ऐसा रखा गया है कि वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पेश नहीं आती। चीज़ें डिफ्यूजन के ज़रिए से ही एक्सचेंज हो रही होती हैं ताकि वो मुफ्त में आपको चीज़ मिलती रहे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म गैसेस के एक्सचेंज के लिए कोई मौजूद नहीं है। गैसेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक्सचेंज हो जाती हैं डिफ्यूजन के ज़रिए से। अब रेस्पिरेशन के लिए एयर ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि एयर के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है तो उसकी वजह से आप इजीली ऑक्सीजन डिफ्यूज हो, मतलब अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज़्यादा होगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बाहर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन आसानी से सेल के अंदर चली जाएगी। अगर बाहर ऑक्सीजन कम हो, सेल के अंदर भी कम हो तो फिर एक्सचेंज ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होती, उसके मुकाबले में हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। इसलिए हवा एक बेहतर मीडियम है रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन आप आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहली बात तो वही कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल है। 1 लीटर पानी हो तो उसमें तकरीबन 10 ml ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, और उसके मुकाबले में अगर हवा है तो उसमें 200 ml या 210 ml के करीब ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है 1 लीटर में। इसी तरह हवा के अंदर ऑक्सीजन की डिफ्यूजन रैपिडली हो सकती है। पानी के अंदर एक तरफ मिसाल के तौर पे सरफेस वाला जो पानी है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, जूं जूं नीचे जाते जाएंगे नीचे पानी में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। ऊपर वाले पानी को नीचे पहुंचने में वक्त लगता है, वो पहुंचता नहीं है और उसकी वजह से वो इक्वली मिक्स ऑक्सीजन नहीं होती। इसी तरह उसके मुकाबले में अगर हवा में ऑक्सीजन है तो वो इजीली हवा मूव कर रही होती है, उसकी वजह से वो डिफ्यूजन इजीली हो जाती है। फिर पानी की वेंटिलेशन भी मुश्किल काम है, यानी कि अगर आपको पानी भर भर के अपने नथनों में डालना पड़े और फिर फेफड़ों से बाहर निकालना पड़े तो पानी को मूव करवाना, पानी क्योंकि एक डेंस मीडियम है, वजनी होता है, तो उसको मूव करवाना मुश्किल काम है। उसके मुकाबले में हवा को मूव करवाना निस्बतन आसान काम है। ठीक है,
तो वाटर 8000 गुना ज़्यादा डेंस है हवा की निस्बत, और पानी जो है वो 50 गुना ज़्यादा विस्कस गाढ़ा है एयर से। तो उसकी वजह से फिर वेंटिलेशन आसान हो जाती है एयर में बनिस्बत पानी के अंदर। तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज करना भी पानी में मुश्किल है, हवा में निस्बतन आसान है। अब प्लांट्स के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होती है? तो प्लांट्स को भी चूंकि रेस्पिरेशन के जरिए से ही एनर्जी चाहिए होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो भी, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए। अब इनके अंदर चूंकि ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद ही नहीं है, और ऑर्गन्स भी सिंपल से हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने इनकी बात की थी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। तो हर सेल अपनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का खुद जिम्मेदार है, उसका अपनी रिक्वायरमेंट की ऑक्सीजन उसने खुद लेकर आनी है। ट्रांसपोर्ट के लिए, पानी वगैरह के एक्सचेंज के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं, लेकिन वो जाइलम और फ्लोएम गैस का एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गैस एक्सचेंज हर सेल ने खुद ही करनी है। अब यहाँ पे आपको एक पत्ता काट के दिखाया हुआ है, उस पत्ते के अंदर दरमियान में आपको वो जाइलम फ्लोएम वेसल्स नजर आ रही हैं, और मीजोफिल टिश्यू है, और ऊपर और नीचे एपिडर्मिस है। ठीक है, तो ये पैलिसेड मीजोफिल है, और ये स्पॉन्जी मीजोफिल दिखाई हुई है। स्पॉन्जी मीजोफिल में सेल्स के दरमियान सुराख बने हुए हैं, जबकि पैलिसेड मीजोफिल में सेल्स तरतीब से लगे हुए हैं। ठीक है, तो मीजोफिल टिश्यू का मेन मकसद क्या है कि उसने फोटोसिंथेसिस करनी है। उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, पत्ते के अंदर मेन जो टिश्यू मौजूद है वो मीजोफिल कहलाता है। मीजो मतलब दरमियान, फिल पत्ते को कहते हैं। तो मीजोफिल टिश्यू फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, और यहाँ पर फिर ये स्पॉन्जी मीजोफिल में बड़ी बड़ी ये सुराख आपको नजर आ रहे हैं, तो ये एयर स्पेसिस होती हैं उनके अंदर। स्पंजी यानी कि स्पंज जैसा, जिस तरह आपकी वो बर्तन धोने वाली स्पंज होती है उसके अंदर सुराख होते हैं, तो वैसे सी ये इसकी टेक्सचर होता है, इसके अंदर सुराख होते हैं। ये सुराख फिर नीचे की तरफ से स्टोमेटा के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये इतना हिस्सा पत्ते का आपको काट कर यहाँ पर दिखाया हुआ है, और ये स्टोमेटा नीचे दिखाए हुए हैं। स्टोमेटा के जरिए से जहां पे स्टोमेटा है वहां पे अंदर इस तरह का एक वो खाली खाना बना हुआ होगा, उस खाने के इर्द गिर्द कुछ मीजोफिल सेल्स इकट्ठे हुए होंगे, और वो वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो स्टोमेटा गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। इनकी मतलब इनके जरिए से फैसला होता है कि कब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है, कब नहीं होना है। तो लीव्स और स्टेम्स के अंदर उनकी एपिडर्मिस में अमूमन स्टोमेटा मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपको स्टोमेटा नजर आ रहे हैं। फिर इसी तरह स्टेम के ऊपर लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स बाज किस्म के पौधों में आपने देखे होंगे, मिसाल के तौर पे लीमू का पौधा अगर आप देखें तो उसकी सरफेस के ऊपर आपको इस तरह कट्स बने हुए छोटे छोटे से दाने से बने हुए नजर आते हैं। ये दाने एक्चुअली क्या है, ऊपर आप देखें तो चमकदार सी वो लेयर कवरिंग चढ़ी हुई है, लेकिन वो कवरिंग में कहीं कहीं पे कट लगा हुआ है। तो उन कट्स का मकसद क्या है कि यहाँ पर वो ऊपर से कवरिंग हार्ड नहीं है, यानी कि वो रोकती नहीं है चीजों को। तो इन कवरिंग जो है, यानी कि ये जो चमकदार वाली कवरिंग है, ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होने देगी। लेकिन जहां पे कट बना हुआ है तो इस कट के जरिए से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है। तो अमूमन स्टेम्स की आउटर कवरिंग कॉर्क पर मुश्तमिल होती है। कॉर्क डेड टिश्यू होता है, उसके अराउंड एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन उसमें बाज दफा स्पोर्स बने हुए हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं, और ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। लैंड प्लांट्स हवा से डायरेक्टली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। हवा कहाँ से आएगी? हवा आएगी स्टोमेटा के जरिए से। हर पत्ते के पास बेतहाशा स्टोमेटा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लें, यानी कि आपके नाखून जितनी स्पेस अगर आप ले लें तो उसमें तकरीबन 12,000 स्टोमेटा होंगे एक नाखून जितने इलाके में। तो बेतहाशा स्टोमेटा होते हैं, उनके जरिए मुसलसल गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। वो अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर स्पेसिस के साथ जुड़े हुए हैं। टोटल पत्ते का तकरीबन 40% यानी कि ऑलमोस्ट आधा इलाका अंदर से खाली होता है। अंदर वो एम्प्टी स्पेसिस बनी हुई है जहां पे हवा आकर इकट्ठी हो जाती है। और फिर जो सेल्स हैं इर्द गिर्द के, अब वो सेल डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स को तकरीबन 2-3 अरब साल की आदत है पानी में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की। क्योंकि वो पानी में रहते थे सेल्स, तो वो पानी से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। 3 अरब साल तक वो रहते रहे हैं।
उसके मुकाबले में आधा अरब साल हुआ कि कुछ पौधे बाहर निकल के आ गए, पानी से बाहर खुश्की पे रहना शुरू हुए। तो अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि हर सेल ने अपने ऊपर मालिश की हुई होती है पानी की। पहले क्या होता है कि पहले ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी पानी के अंदर, फिर पानी से डिफ्यूजन होके अंदर चली जाएगी। तो हर सेल अपने ऊपर मुसलसल पानी लगा के रखता है, अपने आप को मॉइस्ट रखता है ताकि उस पानी में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ले। जब उस पानी में से ऑक्सीजन वो निकाल लेता है तो पीछे हवा में से ऑक्सीजन पानी में आ जाती है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन जैसे ही कम होगी हवा से पानी में, पानी से सेल के अंदर, तो उस पानी की वजह से गैस एक्सचेंज इजी हो जाता है। फिर रूट्स हैं, उन्होंने भी सांस लेना है, ऑक्सीजन उनको भी चाहिए, तो उनके लिए फिर वो मट्टी के अंदर जो एयर स्पेसिस होती हैं, मट्टी अगर बहुत टाइटली पैक्ड मट्टी हो जाए तो उस टाइटली पैक्ड मट्टी के अंदर पौधे ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा कि सांस लेने के लिए जगह नहीं होगी कोई भी, या अगर आप मट्टी पे मुसलसल पानी खड़ा रखें तो एयर स्पेसिस पानी से भर जाती हैं, पौधे मर जाएंगे, वो जड़ें मर जाएंगी, तो उसकी वजह से पौधे की डेथ हो जाएगी। तो पानी, वो पानी हो लेकिन हल्की हल्की नमी हो, मुसलसल पानी खड़ा ना रहे। और फिर क्या करते हैं किसान, वक्तन फवक्तन पौधों की गोडी करते रहते हैं, या माली वगैरह पौधों की गोडी करते हैं कि इर्द गिर्द जड़ों के आसपास थोड़ी थोड़ी खुदाई कर देते हैं। खुदाई करने से मट्टी नरम हो जाती है, उसमें एयर स्पेसिस बन जाती हैं, उन एयर स्पेसिस से जड़ें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकती हैं। और इसी वजह से हमने कहा था कि वो अर्थवर्म भी हेल्पफुल है हमारे लिए, कि वो अंदर अंदर खुदाइयां करते रहते हैं, सुरंगें बनाते रहते हैं, उन सुरंगों में हवा मौजूद होती है, उस हवा में जड़ें सांस ले सकती हैं। एक्वाटिक प्लांट्स हैं, तो एक्वाटिक प्लांट्स पानी के अंदर रह रहे हैं, तो वो डायरेक्टली पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पानी में जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मौजूद होगी।